ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है x + y = 7। तो यहाँ पर x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे मान इस समीकरण के हल कहलाएंगे। जैसे यदि मैं x = 0 रखूं और y = 7 रखूं तो 0 + 7 7 होता है। तो 0 और 7 इस समीकरण का हल होगा। इसी तरह से यदि x = 1 रखूं और y = 6 रखूं तो 1 + 6 7। तो x = 1 और y = 6 इस समीकरण का एक और हल है। इसी तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के और हल भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x = 3 और y = 4, या x = -1 और y = 8। -1 + 8 भी 7 होता है। तो ये जो है सभी इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हैं। यदि हम इसे ग्राफीय विधि से देखें तो x + y = 7 की एक टेबल हम तैयार करते हैं। तो यदि मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, और यदि x की वैल्यू मैं 5 रखूँ तो 5 + 2 7 होगा। तो इस टेबल के आधार पे अगर मैं एक ग्राफ खींचूँ तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा खाना 1 के बराबर लिया है। तो इस सारणी में देखिए 3 4 तो ये बिंदु है और 5 2 ये वाला बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया है। अब इस ग्राफ पे जितने भी बिंदु हैं वो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम ये बिंदु लें तो यहाँ देखिए x 3 है y 4, x 3 और y 4, 3 + 4 7। ये वाला बिंदु लूँ तो x 2 और y 5, 2 + 5 7। ये वाला बिंदु लूँ तो x 1 और y 6, 1 + 6 7। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कोई और बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये वाला बिंदु ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4.5, x की वैल्यू है 4.5 और y की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 2.5। तो अगर ये दोनों वैल्यूज रखें तो ये भी कितना था 7। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बिंदु पर जितने भी इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु हैं वो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है ये जानने के लिए हमने 3.1 प्रश्नावली में 3 सवाल किए थे। पहले सवाल में हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हुए। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए और तीसरे में भी 2 समीकरण प्राप्त हुए। इन समीकरणों के लिए हमने देखिए पिछली एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रा किए थे। तो पहले क्वेश्चन के दोनों समीकरणों का जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो इसमें प्रत्येक समीकरण के लिए एक रेखा आई और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है उनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब दूसरे क्वेश्चन के समीकरणों के लिए जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई थी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। और जब तीसरे क्वेश्चन के समीकरणों के लिए जब हमने ग्राफ ड्रा किया था ये तो समांतर रेखाएं आ गई थी।
तब देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है कि जहां पर दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण युग्म का हल होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों एक बिंदु 42 और 7 पर प्रतिच्छेद 42 और 12 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो 42 और 12 क्या है, इस समीकरण युग्म का हल है। अर्थात कि ये जो वैल्यू है x बराबर 42 और y बराबर 12, ये इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगी और इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगी। तो अब ये क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर याद रखें कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इस प्रकार के समीकरण युग्म का केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। अब संपाती रेखाओं के केस में देखिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस केस में जब समीकरण युग्म की ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो संपाती रेखाएं हो तो उस केस में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरे केस में देखिए कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये हमें पता है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो कोई भी बिंदु इन दोनों का कॉमन नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो जिस केस में समीकरण युग्म के ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हो तो उस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जहां समीकरण युग्म का हल संभव है, चाहे वो एक हल संभव हो चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हो, ऐसे समीकरण युग्म जो है वो क्या कहलाते हैं, संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो ये समीकरण युग्म भी संगत है, यहाँ पर भी हल पॉसिबल है तो ये भी संगत है। लेकिन इस केस में देखिए कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं हो तो उस केस में समीकरण युग्म जो है वो असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। अब देखिए कि यदि हमें कोई समीकरण युग्म दिया हो तो हम समीकरण युग्म के ग्राफ द्वारा तो बता ही सकते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल, और समांतर रेखाओं के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसके अलावा हम ग्राफ ड्रा किए बिना भी हम सिर्फ x और y और अचर पदों के अनुपातों की तुलना करके भी हम ये बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। बताता हूँ मैं कैसे। कि जैसे पहला जो समीकरण युग्म है उसको जनरल फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, और दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए। पहले में a1 क्या है, a1 है 1। जब x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। b1 क्या है, y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक देखिए क्या है, -7। b1 है -7, और c1 कितना है, 42। अब दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें तो a2 क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो a2 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b2 क्या है, y का गुणांक,
और y का गुणा कितना -3 और C2 क्या है -6। अब इनके अनुपातों को कंपेयर कीजिए कि A1/A2 A1/A2 हो गया 1/1 अर्थात 1, B1/B2 -7/-3 अर्थात -7/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और C1/C2 42/-6, तो ये आ जाएगा 7/-1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अनुपातों को कंपेयर के बाद यदि हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ऐसे केस में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। और जब ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब C1/C2 को कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसी तरह से दूसरे केस में हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं कि यहाँ देखिए पहले समीकरण को A1x + B1y + C1 के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ A1 क्या आएगा, इस केस में A1 है 3, B1 6 और C1 -3900। सेकंड समीकरण में A2 है 1, B2 है 2, C2 है -1300। अब A1/A2 3/1 अर्थात 3, B1/B2 6/2, इसको भी कट करेंगे तो 3 आएगा और C1/C2 -3900/-1300, माइनस से माइनस कैंसिल और इसको भी कट करेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो इस केस में देखिए कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, A1/A2 भी 3 है, B1/B2 भी 3 है और C1/C2 भी 3 है, अर्थात ये तीनों ही इक्वल है। तो यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ये वाला अनुपात बनता है, अगर अनुपातों की तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो उस केस में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होगी। अब थर्ड केस में A1/A2 कंपेयर करते हैं, A1/A2 कंपेयर करते हैं 2/4 अर्थात कि 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -160/-300 अर्थात कि 1/2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में देखिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में जब हम अनुपातों को कंपेयर करते हैं तब ये पाते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो समांतर रेखाएं आएगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो एक अद्वितीय हल होगा, ग्राफ कुछ। अब देखिए अगर यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है तो आपको तीसरा अनुपात भी देखना पड़ेगा। अगर तीसरा अनुपात भी इक्वल है तो अपरिमित होगा। और
यदि पहले दो अनुपात इक्वल है और लास्ट वाला है सिर्फ दो का अनुपात जो है वो इक्वल नहीं है चल रहा है कितना हो गया तो